हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई हो कि आप सभी लोग अच्छे हो, अपने घरों में हो और सुरक्षित हो। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नए सब टॉपिक को। इसके पहले की वीडियो में हमने अब तक मनी क्या है, वाटर सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक, कंडीशन ऑफ डेब्ट एक्सेट्रा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR आदि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू यह देखा कि लोग किन किन सोर्सेज के थ्रू उधार लेते हैं और वो सोर्सेज थे फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स में बैंक और सहकारी समितियां और इनफॉर्मल सोर्स में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। हम देखते हैं कि औपचारिक स्रोत या फॉर्मल सोर्स में RBI बैंकों पर नज़र रखता है कि वह बैंक जो है ओनली प्रॉफिट लेने के लिए ही केवल बिजनेसमैन को ही तो उधार नहीं दे रहा, वह बैंकों को कहता है कि वह छोटे किसान, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आदि के लिए भी उधार दे। और बैंक टाइम टू टाइम RBI को इन्फॉर्मेशन देती है कि वह कितना और किन को उधार या ऋण दे रही है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर क्या है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में उधार देने वाले की एक्टिविटी पर नज़र रखने वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता। तो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग वॉलेंट्री ऐच्छिक दर जो मन आए वही उसी ब्याज दर पर उधार देने लगते हैं और उन्हें रेगुलेट करने वाला भी कोई नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है फॉर्मल सेक्टर ये सोर्स के कंपैरिजन में, और जो अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सोर्स है वहाँ पर उधार लेना भी महंगा पड़ता है। बच्चों, आप आलेख 1 में देख रहे होंगे तो यहाँ पर वर्ष 2012 में इंडिया में 1000 रूरल फैमिली के क्रेडिट के सोर्स देख सकते हो आप, जिसमें फॉर्मल सेक्टर सबसे ज़्यादा है। और आलेख 2 फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में उधार लेने के बेसिस पर गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हो कि अर्बन एरियाज में पुअर फैमिली के उधार की 85% नीड इनफॉर्मल सेक्टर से पूरी होती है, जबकि अमीर फैमिली केवल 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से उधार लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि रूरल फैमिली में इनफॉर्मल सेक्टर से उधार केवल 50% ही मिल पा रहा है। तो बैंक और जो सहकारी समितियां हैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज़ में भी करनी चाहिए, ताकि जो रूरल एरियाज़ में लोगों की इनफॉर्मल सोर्स या अनौपचारिक स्रोत पर जो उधार लेने की निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कम हो सके। इससे स्थिति लोगों जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो बच्चों, आपके क्लास 10 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है। वो पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है और यह क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किन किन पॉलिसी, किन किन नीतियों या फिर किन किन चीज़ों के तहत किस तरह से जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के तहत बैंकों पर नज़र रखती है और जो इकॉनमी है उसको रेगुलेट करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं वो क्या है। वो नीतियां हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत, जो RBI जिन नीतियों को फॉलो करती है उसमें है CRR, जिसको कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। इन सब के थ्रू जो RBI है वो बैंकों को रेगुलेट करती है और इकॉनमी में जो मनी का फ्लो, जो पैसे का फ्लो है, उसको भी रेगुलेट करती है। चलिए देखते हैं CRR क्या है। CRR क्या है? CRR नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। RBI सभी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कहती है कि वो अपने कुल डिपॉजिट का कुछ % भाग नकद के रूप में RBI के पास रखेंगे। बैंक है जो ये है RBI ये कहती है कि बैंक से कि आपके पास जितना भी टोटल पैसा है उसका कुछ % भाग, जो RBI जितना % कहे, 4%, 3%, जो भी कहे, उतना % भाग आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखना है। इसीलिए इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है SLR।
वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसमें क्या है, आरबीआई सभी बैंकों को ये कहती है कि वे अपने कुल जमा का, ये है आरबीआई और ये है बैंक, आरबीआई ये कहती है सभी बैंकों को कि वे अपने कुल जमा का कुछ % भाग जो है कैश में, नगद में, सोना में या सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पास रखे, वो अपने पास रखे। इसमें क्या था, सीआरआर में क्या था कि वो कुछ % भाग कहाँ पर रखना है, आरबीआई के पास रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या है एसएलआर में कि कुछ % भाग नगद में, सोना में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पास ही बैंक अपने पास ही रखे, उसको आरबीआई के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जो हमारे इकोनॉमी में मनी का फ्लो है वो रेगुलेट हो पाएगा। आरबीआई इससे ये भी होगा कि अगर बैंक जितना ज़्यादा आरबीआई के पास कैश रखेगा उतना कम लोगों को उधार या ऋण दे पाएगा, और जितना कम पैसा लोगों के पास आएगा उतना कम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कम होगी। क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि किसी गुड्स एंड सर्विस, वस्तु या सेवा की प्राइस, कीमत तभी बढ़ती है जब इसकी डिमांड या मांग ज़्यादा होती है। इसका जस्ट अपोजिट आरबीआई तब करती है जब गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस कम होने लगती हैं, तब आरबीआई सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात को कम करती है, और अगर पहले वो 4% की हुई थी तो अब वो 3% कर देगी, जिससे बैंक्स कम कैश को आरबीआई के पास रखें, और जब बैंक कम कैश को रखेंगे तो उनके पास पैसा, बैंक जो है उनके पास ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा होगा। जब बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो लोगों को उधार या डेब्ट के फॉर्म में ज़्यादा देंगे। जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा करने लगेंगे। ऐसे हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ने लगेंगी और स्थिति में सुधार आ जाएगा। बच्चों, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का राइज होना एक लिमिट तक अच्छा भी होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, कीमतें बढ़ना तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर कीमत नहीं बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो वस्तुओं और सेवाओं को बना रहा है, उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो उस वस्तु और सेवा, उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, कीमत नहीं बढ़ रही है, और उससे प्रॉफिट नहीं होगी तो इससे हमारी इकोनॉमी ओवरऑल पॉजिटिव, उसका मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह सीआरआर या एसएलआर के माध्यम से आरबीआई बैंक्स पर नज़र रखती है और हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। आई होप कि आपको सीआरआर और एसएलआर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लो ये बैंक है, बैंक के पास उसकी कुल जमा 10,000 है, तो गवर्नमेंट ये कहती, ये आरबीआई ये कहती है कि वो इस 10,000 का मान लो 4% जो है वो आरबीआई के पास रखे। 4% मतलब 10,000 का 4% मतलब 400, और एसएलआर के रूप में मान लो एग्जाम्पल में 10% रखे तो 10,000 का 10% 1,000, मतलब वह पूरे 1,400 रुपये बैंक आरबीआई के पास और कुछ अपने पास रखे, और शेष जो बचा 8,600 रुपये, इसको ही सिर्फ इतने में ही वो पब्लिक को लोन के रूप में दे। ठीक है, अब हम देखते हैं रेपो रेट और बैंक रेट क्या है। रेपो रेट और बैंक रेट लगभग एक ही चीज़ें हैं, बस उसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करती हैं, आरबीआई से कर्ज लेती हैं, या फिर आरबीआई जिस रेट पर, जो ये आरबीआई है जिस रेट पर बैंक को कर्ज या उधार देती है अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन यही आरबीआई जब लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को लोन या उधार देती है तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेस ऑप्शन, मतलब जो बैंक्स होती हैं वो अपनी सिक्योरिटीज इस आशा के साथ आरबीआई के पास रखती हैं और उधार लेती हैं कि हम इसको रीपर्चेस कर लेंगे, फिर से खरीद लेंगे। ये थोड़ा आपके लिए हाई लैंग्वेज हो जाएगा, बट आप सिंपल लैंग्वेज में इसको इसी तरह समझ लो कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसको रेपो रेट, और जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। जिस रेट पर इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है तो जिस रेट पर आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंकों से
ऋण लेती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब रिवर्स मतलब उल्टा। तो जिस रेट पर जब ज़रूरत पड़ जाती है, जब केंद्रीय बैंक को ज़रूरत पड़ जाए बैंकों से लोन लेने की, तो उसको हम बोलते हैं, जिस रेट पर लेती हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।